आदाब, मैं हूँ शादाब, आप देख रहे हैं नए वक्त रिव्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद जमाल साहब, जो फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि वो हमें मिल गए और हमें मौका मिला कि हम उनके साथ कुछ गुफ्तगू कर सकें। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं जनाब फरहान हनीफ वासी साहब, जिन्हें आप जानते हैं, उर्दू न्यूज़ में रिपोर्टर हैं। शाहिद जमाल साहब, ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि आप फैज़ाबाद से बराह रास्त बम्बई आए और हमें मौका मिला कि आपके साथ दो चंद गुफ्तगू कर लें। वैसे हमने आपकी शायरी तो बारे में यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी जस्ता सब पड़ी है, लेकिन आपसे आपके साथ बैठ के हम इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन हम शायरी पे बात करने से पहले हम आपकी ज़िंदगी पे कुछ बात करना चाहते हैं कि हमें पता चला कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, कि आप इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, तकलीफ दे रही है, लेकिन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़, नहीं नहीं एक वो अलग ज़िंदगी होगी आपकी आज के जो गुजारी तनाजुर है। में देखा जाए तो जी। वो इंटरेस्टिंग ही थी। जी। हम अपने पुराने दिनों को अगर बुरे दिन कहें हम्म। तो अच्छी बात नहीं है। हम्म। सच्चाई है कि वो हमारे अच्छे दिनों का जीनत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। निगेटिव चीज़ों में पॉजिटिविटी तलाश की जाए जी। तो उससे जहन दिल को हमेशा की स्पिरिट मिलती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। वरना हम सारी ज़िंदगी उन बुरे दिनों का मरसिया पढ़ते पढ़ते अपने अच्छे दिन भी ख़राब कर लेंगे। नहीं, ये पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत अच्छी मुस्बत सोच रख के आप आगे बढ़े। लेकिन फिर भी आपकी किताब में आपने पेशदर्ज में लिखा है कि आप सड़कों पर सोए, आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो बहुत ही दर्दनाक आप कह सकते हैं। तो उसके बारे में, और आप आज बम्बई तशरीफ़ भी शायद इसीलिए लाए हैं कि वो एक आपने जी जी कहा, आपने जैसे हमें बताया कि मैं ज़ियारत करने आया हूँ उन इलाकों का। जी तो जी। उस बारे में आप ज़रा कुछ तफसील से बताइए। वो एक तरह का बचपन था कि बहुत से बेवकूफ़ी के ख्वाब सवार हो जाते हैं एक उम्र में, और इंसान सोचता है कि हाँ, परदेश में बड़ा पैसा है, लोग पेड़ हैं पर पैसों के, वो पैसा बरस रहा है। तो इन चीज़ों के चक्कर में आके बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह के बारे में कम ध्यान देते हो, सब छोड़ के भाग आते हैं। उन्हीं तरह के नालायक बच्चों में मैं भी था, एक बच्चा जो एक टीचर की औलाद होते हुए मैंने उन लोगों का दिल दुखाया, अपने वालिदैन का। और मैं यहाँ आ गया। मेरे मामू वगैरह यहाँ रहते थे, अभी भी उनकी दुकान है यहाँ अच्छा। कमाटीपुरा 5वीं गली में। हम्म। तो उनके साथ मेरा ख्याल है से सन 80-81 में 2 साल मैं यहाँ रहा। उसके बाद गुजरात चला गया। तो अब वो जो दुनिया थी वहाँ, उतनी उसी दायरे में सोचने के अहल थे हम लोग। बिल्कुल। वही जैसे बड़ी दुनिया लगती थी। जहाँ तक हमें पता है कि कमाडीपुरा दोटाकी जो इलाका है यहाँ पे, जी जी जी। हमारे किताबदार से करीब, वहाँ आपके शब रोज़ गुजरे हैं। हाँ, मैं वहाँ और रातें गुजारी हैं मैंने उन फुटपाथों पे। वो उसका ये गोनी का और बिस्तर होता था, उस रात में लगता था, जी और उस पर हम लोग सोते थे। तो क्योंकि वो उसमें हम अकेले नहीं थे, एक एक भीड़ थी फुटपाथ पे सोने वालों की, हम्म। तो हम उसका एक हिस्सा भी थे। तो आज ये लगता है, बड़ी चीज़ लगती है कि हाँ, शायद जवान लोग फुटपाथों पर रातें गुजारी हैं। उस वक्त कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती थी, इसलिए कि उसमें कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई मामू है, हम्म। सब उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो ज़िंदगी का एक हिस्सा था। क्या मसरूफियत थी आपकी, मैं शगल क्या था ये आपका? जो 12 इमाम रोड, जो उर्फ़ आम में चोर बाज़ार कहा जाता है, हम्म। यहाँ से चिंदी का काम होता है। पुराने कपड़े ख़रीद के उसे नए तरीके से रिवाश करके, रिवाश करते हैं। तैयार वैयार करके व्यापारियों के हाथ बेचना, या यूं जो है पुलों पे पथारा लगा करके बेचना, हम्म। ये सब किया मैंने यहाँ से लेके गुजरात तक। कभी कभी बाज़ार बाज़ार जाते थे, पता चला यहाँ से जुमा को निकले, जुमेरात की रात को, हम्म। सुबह बड़ौदा पहुँचे, हम्म। दिन भर वहाँ बाज़ार की गई, फिर शनिचर को आ गए सूरत, वापस आ गए। सूरत आ गए, वहाँ की बाज़ार की गई, फिर इतवार को नवसारी की गई, फिर आ गए 3 दिन, फिर यहाँ कपड़े वपड़े तैयार किए। ये लेकिन सिलसिला था। लेकिन क्या सोच के आप आए थे कि यहाँ क्या काम करना है आपको, और आप ये जब ये काम करने लगे? इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे ननिहाली इलाके में एक पूरा गांव है मिझौड़ा, हम्म। जो मेरा ख्याल है 99% लोग यही सोच लेके पैदा होते हैं, उनकी यही ज़िंदगी है, अच्छा। सब भरे पड़े हैं। तो हाँ। वो जब ये लोग जाते थे तो हम लोगों ने बचपन में देखा कि पता लगा ट्रांजिस्टर लेके बैठे हैं, हम्म। रुमाल रुमाल गले में लगाए हम्म। हुए। तो वो लगता था कि यार ये बहुत बहुत अजीम जगहों पे रहते हैं। हम्म।
تو اس چکر میں پھنس گیا ذہن یعنی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کہ کو ہم بھی جا چلیں کے گے یہاں پیسے کمائیں گے, مطلب یہ کاروبار کریں کپڑے کا گے. کاروبار کریں گے, ہاں یہ کریں گے. ہم ویسے نے عام طور پہ لوگ جو بمبئی آتے ہیں وہ بالی ووڈ کی چکا چوند ان کو لے کے آتی ہے. ہاں نہیں تب وہ ذہن نہیں تھا, جی اس طرف نہیں ذہن مائل تھا. تو یہی تھا کہ یہ سب لوگ ہیں ماموں وغیرہ سب منشی سیٹھ کہلاتے ہیں, تو ہم بھی کسی دن دھیرے دھیرے جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں. سیٹ بن جائیں گے. جہاں چار کپڑے خرید کے بیچ رہے ہیں, ایک دن گانٹھیں آئیں گی. ہاں اچھا, یہاں کا آپ کماٹی پورے میں رہے ہیں, چور بازار میں رہے ہیں, دو ٹاکی میں رہے ہیں. یہ وہ دور تھا آپ نے جو بتایا, اس وقت یہاں پہ انڈر ورلڈ جو ہے پورے شباب پر تھا اور اسمگلنگ 2 نمبر کے کاروبار ہوتے تھے. وہ تو اس عمر میں میں نے کچھ سین دیکھے ہیں جو مجھے ابھی بھی ازبر ہیں. جی مجھے یاد ہے کہ وہ جو 5ویں گلی کا علاقہ ہے, جی جی وہ اس زمانے کے وہ تھے امیر عالم, یہ لوگ. جی عالم زیب امیر زادہ ہاں وغیرہ. یہ سب ان کے والد صاحب تھے خان صاحب, وہ ہمارے ماموں کے بغل والی دکان انہوں نے لے رکھی تھی, ہاں وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو میں نے یہ امیر بھائی وغیرہ کو دیکھا ہے اپنی دکان کے سامنے چارپائی پہ بیٹھے رہتے تھے, جی جی تمام باتیں سنائی دیتی تھی. اور جو آپس کی ان لوگوں کی جھگڑے وگڑے تھے وہ سب بھی دیکھے ہیں میں نے, فلموں کی طرح شارٹ لگتے تھے. تو یہ ایک ایسے ماحول میں رہنے کے مطلب بعد آپ جو ہے لکھنے پڑھنے کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوئی. وہ کہیں سے کچھ چیزیں بلڈ میں تھیں. میرے دادا جو ہیں بہت تو مفکرانہ طبیعت کے مالک تھے, اور انہوں نے ایک کالج کے پرنسپل رہے تھے وہ. پھر میرے والد صاحب بیسک میں ٹیچر تھے. تو ایسی بہت سی چیزیں جس کو ہندی کا ایک لفظ ہے سنسکار, جی تو وہ کچھ گھریلو سنسکار مجھ پر ایسا قابض تھا کہ میں نہ تو کاروباری بن سکتا تھا, کیونکہ بنیا گیری ایک کلچر ہے. صحیح بات ہے, ہر کوئی نہیں تو کر اس سکتا. کلچر سے میری ملاقات ہی نہیں تھی. اب آپ سے میں نے کہا یار وہ فلاں مال خریدنا ہے, تو آپ نے کہا کہ ہم تو 2 پیسے پہ دھندا کرتے ہیں. تو ہمارے سے سادہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہ 2 پیسے میں ہی دھندا ہوتا ہے. ہم پتہ چلا خرید کے لائے, ایک ہفتہ تیاری کر رہے ہیں, 2 پیسہ بڑھا کے بیچ لیا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کاروبار نہیں ہے, کاروبار ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. صحیح صاحب ہے, ہم بھی بمبئی میں ایک زمانے سے ہیں, بس ہم بھی ظاہر سی یو پی بات سے ہی ہیں, لیکن ہم بھی وہ چیز نہیں سیکھ پائے جو ہاں بنیا لوگوں کے وہ پاس ہوتا نہیں ہے. ہو سکتی. اچھا, آپ کل یا پرسوں آپ فیض آباد سے آئے, برسوں بعد آپ آئے, جی اور آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی لائف سیٹ ہو گئی تو چلیں وہ پرانے دور جہاں آپ نے گزارے تھے وہ سڑکیں دیکھیں, راستے دیکھیں, گلیاں دیکھیں. ادھر کچھ مطلب جو 25-30-35 برس کا جو وقفہ یہاں سے جانے کے بعد جی میں نے گزارا, وہ بھی اسٹرگل کا تھا. لیکن اللہ نے مجھے اس کا بڑا کرم رہا کہ پھر میں یہاں سے جا کے میں نے انٹرمیڈیٹ, بی اے, ایم اے سب کیا. اور جب میں آیا تھا تو ہائی اسکول 3rd ڈویژن پاس کر کے آیا تھا. اچھا, اور جب میں نے دوبارہ 7-8 سال کے بعد اپنی پڑھائی کی دوسری اننگ شروع کی ہے, تو ایم اے میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی, اچھا. اودھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا اردو سے. تو 92 کا میں ٹاپر رہا. تو اس وقت آپ کو معاشی طور پہ کس نے سپورٹ کیا پڑھائی کے لیے؟ تو آپ خود اتنے اہل نہیں, ہو گئے تھے؟ خود جو ہے ذہن آیا. میں یہاں رہتے رہتے کچھ تھوڑی بہت سلائی مجھے آ گئی تھی, تو میں جا کے یہ کام وہاں کر رہا تھا. اچھا, اور ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہے اور ساتھ میں ایک دن ایسے سوجھ گیا, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری واعری لوگوں کو برباد کرتی ہے, مجھے تو شاعری نے راستہ دکھایا. اچھا. کہ میں گیا تو میرے کچھ دوست جو پرانے اس زمانے کے تھے وہ سب ملے, تو پتہ چلا کہ ایک خوب مشاعرے ہم لوگ سننے جاتے تھے. اور وہ 1 سال مشاعرے سننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن کہیں سے 2 مصرے میرے ذہن سے باہر آئے, اور میں نے سمجھ لیا کہ میں دنیا کا بہت بڑا شاعر ہو سکتا ہوں انہیں 2 مصروں سے. تو اب ذہن میں آیا کہ کسی ٹیلر ماسٹر کو حق نہیں کہ وہ شاعری کرے. اچھا. تو وہاں سے انسپائر ہوئے کہ تب پڑھنا چاہیے. تو میں جس کالج سے چھوڑ کے آیا تھا پڑھائی, 7-8 برس کے بعد اس کالج کی کینٹین میں انٹرول کے وقت گیا 2-3 دن, اور وہاں چائے سموسے لے کے کھائے بچوں کے ساتھ, اور ناپ کے دیکھتا تھا بچوں کے ساتھ کہ میں بہت بڑا تو نہیں ہو گیا ہوں. تو سمجھ میں آیا کہ جسامت اللہ نے کچھ ایسی دی تھی کہ عمر پتہ نہیں چلتی مجھ پہ.
तो 2-3 दिन के बाद ये अंदाज़ा लगा कि नहीं बहुत बड़ा नियम हो, पढ़ा जा सकता है। तो फिर मैंने जाके फिर टीसी निकाली, इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा प्राइवेट, और दुकान पर काम कर रहे थे सिलाई का। फिर जब वो एग्ज़ाम करीब आया तो मैंने उससे छुट्टी ली। मैंने कहा यार अब 2-1 महीने में काम नहीं करूँगा, तैयारी करूँगा। अब सबसे बड़ा मसला था कि जिस बच्चे ने 7 बरस कुछ लिखा ही नहीं, वो 3 घंटे में इम्तिहान कैसे कैसे देगा? देगा? सही, बड़ा मुश्किल जहन तो वसी हो जाता है बिल्कुल। इधर उधर की ठोकरें खा के। कुछ न कुछ आदमी लिखेगा ही, लेकिन लिखेगा कैसे? तो मैंने बच्चों की तरह फिर लिखने की, ख़ास तौर से हिंदी लिखने की बिल्कुल आदत छूट गई थी। 7-8 बरस में खत लिखा घर तो उर्दू में लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस लिखा तो अंग्रेज़ी में लिखा। जी। तो हिंदी लिखना एक मसला था। तो 2-3 महीना खूब लिखने की प्रैक्टिस की। फिर तो इस तरह फिर इंटरमीडिएट पास हुआ तो उसमें उर्दू के नंबर मेरे बहुत अच्छे आए, 70-71% के। तो मैंने कहा यार ये उर्दू मुझ में है भी, तो इसी से एक रिश्ता बनाते हैं। फिर वो बीए में भी उर्दू लिया, फिर उर्दू से एमए किया, और सब में रिज़ल्ट अच्छा रहा। पर जाके उसमें एमए में जाके टॉप किया, तो जाके थोड़ी सी वो जो एक फीलिंग थी 3rd डिविजनल की, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिला। बाहर आए उससे आप। तो शायरी में शुरुआत कैसी हुई? किसी को आपने उस्ताद बनाया था या शुरुआत कैसी नहीं, की आपकी? शायरी का एक तरह से माहौल बचपन से मेरे वालिद साहब के, उनके अलावा 4 भाई और थे। दादा के मुंह से अक्सर लोगों के शेर वेर सुनता था, लोग गुफ्तगू करते थे आपस में। तो वो कहीं से, अब समझिए कि पहला मुशायरा जो मैंने होशो हवास में देखा अपने गांव में, सुल्तानपुर ज़िले का एक कस्बा है दोस्तपुर। दोस्तपुर। तो मैं दर्जा 4 में था, तो मैंने पहली बार अनवर जलालपुरी अच्छा। को उसमें देखा था। बल्कि अनवर साहब पे मैंने बाद में एक मजमून लिखा, तो उसमें ये लिखा भी मैंने। तो उनको बहुत सी चीज़ें याद आई उस मजमून से, तो बहुत खुश हुआ कि तुमने तो बहुत पुरानी चीज़ें याद दिला दी। तो वहाँ से एक तासुर हुआ आया। असलम इलाहाबादी को पहली बार वहाँ मैंने सुना। फिर मुशायरे सुनने का एक सिलसिला रहा। फिर बाद में जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा रहा कि मेराज साहब मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त थे। तो वो कभी घर में तो मेराज फैजाबादी साहब तो घर में उनको हम लोग आते देखते थे। तो मेराज साहब इस तरह के शायर नहीं थे कि वो शायरी लेके बैठे हैं। अच्छा। और कुछ उस तरह की आदतें मुझ में भी आई कि देखिए कल से मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन कभी शेर वेर सुनाने का नहीं, वैसे भी जो इस तरह के जो शायर होते हैं उनसे बहुत भागते हैं हम लोग। हाँ, नहीं जाहिर सी बात, भागना भी चाहिए, वरना आप जिंदगी में सिर्फ भागने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। शायरों को शायद बदनाम भी ऐसे शायरों ने किया। हाँ, वो दरअसल वो अपनी शायरी की अजमतों को शायर खुद नहीं समझता जी। कि हर चाय खाने में हर नुक्कड़ पे लेके बैठ जाता है, जेब से पर्चा निकाला शुरू हो गया। नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगता है, वो इतना चीप बना दिया उन लोगों ने। उन चीज़ों ने शायरी को बिल्कुल पतंगबाजी और ये लट्टू नचाने के करीब लाके कर दिया। ये हाँ, तो आप वो मेराज फैजाबादी का कुछ बताया तो मेराज साहब जब मैं जिस ज़माने में यहाँ था, मैं 5वीं गली में, तो मेराज का एक मुशायरे में यहाँ आए। तो उससे वो लखनऊ में रहते थे, हम लोग फैज़ाबाद में। तो घर गए तो मेरे बारे में पूछा, तो अब्बू ने बताया होगा कि वो बॉम्बे में है, तो कहीं उसको ख़त लिख दो, मैं एक मुशायरे में जा रहा हूँ, आके मिले। तो अब यहाँ की मशीनी ज़िंदगी 6-7 महीना देखने के बाद, या लोगों का ये जो लफ्ज़ियात हैं, खुलूस और मोहब्बत, ये इन चीज़ों का कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं। बिल्कुल। सो आपको थोड़ी देर से आँख खुले तो वो झाड़ू लगाने वाला आके जगा दे। इस माहौल में जिस रात में मेराज चा से मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं बम्बई में पहली बार किसी इंसान से मिल रहा हूँ। तो वाक़या बताइए जब, जो आपने कल हमें सुनाया था पूरा मुशायरे का। हाँ, तो वो उस मुशायरे में गए तो उन्होंने कहा था कि कहना टिकट विकट नहीं लेगा, आ जाएगा मुझे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी उस वक्त मुशायरे के टिकट चलते थे। ये मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आज तक कभी मुशायरे में टिकट नहीं देखा। हाँ, तो जब से मैंने होश संभाला उस वक्त तो बाकायदा तो साबु सिद्दीक में ऐसी हुआ करते उस थे। ज़माने में टिकट चलता था इसमें। तो सबसे 3rd क्लास का टिकट 5 रुपये का था उस ज़माने में। 5 रुपये, आज का कितना हो गया अंदाजन? 500 से ज़्यादा हो गया। बताइए। तो कम टिकट जो था 5 रुपये। हाँ, सबसे सस्ता 5 रुपये का था। अच्छा।
तो वो टिकट लेके, बल्कि यहाँ एक उस ज़माने में सैफ़ी का हलवा बहुत मशहूर था, हाँ 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 हाँ, तो वो एक बोरी बोरी मोहल्ले में। बोरी मोहल्ले में, हाँ, हाँ, तो वो मैं वो एक ख़रीद के 1 किलो का पैकेट। आपने उस हलवे की याद दिला दी आपने। हाँ, तो तब ये तहूरा नहीं था, हाँ, तो ये सब नहीं तो थे। ये सैफ़ी बहुत मशहूर था। तो वो लेके गया, फिर वो 5 रुपए का टिकट लेके अंदर गए। मेरे एक आध दोस्त और थे, तो अंदर गए तो फिर एक छोटा सा रुपया लिख के मैंने साहब को दिया। मैंने कहा मेरा फैजावती साहब को दिया। तो मेरा अच्छा ने जैसे देखा, फिर वो आए, मुझे ले गए अपना सामने बिठाला सोफे पे। और मुशायरे के बाद जो मैं 2-3 घंटे उनके साथ रहा, उससे बहुत इंस्पायर हुआ कि उस वक्त मेराज चा की एज मेरा ख्याल से 40-42 साल से ज़्यादा नहीं थी, और आप कितनी उम्र के थे आपकी? और मैं, मेरा ख्याल है 17-18 साल का था। अच्छा। तो उस 2-3 घंटे में जैसे जैसी अजीम शख्सियतों को मैंने मेराज साहब के आगे पीछे चलते देखा, तो मुझे लगा कि मेराज चा ने कितना अपना कद कितना अच्छा बना रखा है कि लोगों का खुलूस से। अजीज़ नाज़ा साहब मुझे याद आते हैं उस मुशायरे में, कि अजीज़ भाई के बारे में बताते थे मेराज चा कि मैं जितने दिन बॉम्बे बॉम्बे रहता रहते हूँ, तो अजीज़ भाई अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देते थे, वो ड्राइवर का काम खुद करते थे। मेराज साहब से इतनी अकीदत थी उनको। उनके बच्चे आज भी अजीज़ चा ही कहते हैं, उनके इंतकाल के बाद भी। अच्छा। तो अजीज़ नाज़ा को देखा हुआ मैंने पहली बार, बल्कि उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिया। मेरा अच्छा जिससे जिससे मिलते थे उससे मुझे भी मिलवाते थे, मेरा भतीजा है। तो ये लगता था कि यार ये मोहब्बत तो मैंने 7-8 महीने में देखी ही नहीं। रविंदर जैन का आप जिक्र कर रहे हाँ, तो उसमें रविंद्र जैन मुझे याद है कि उन्होंने ये उनका जुमला याद है, करे भाई मेराज भाई थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। अपने सेक्रेटरी के कांधे पे हाथ रख के चल रहे थे। तो उससे बड़ा इंस्पिरेशन मिला, और शायद यही सब था कि वो कहीं काम सिलाई करते करते 2 मिसरे वारिद हो गए होंगे। जी। तो इस तरह जो है शायरी का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी तीसरी इनिंग की शुरुआत वो 2 मिसरों से हुई। हाँ, तो फिर वो तो फिर 2 मिसरे कौन से थे वो सुना दीजिए आप, मैं हम चांद अच्छा, याद हो वो तो। मेरे वो 2 मिसरे इस इतने अच्छे थे ही नहीं बाद में। अच्छा, बहर में कि थे कि नहीं थे? हाँ, बहर में थे, शायद बहर में हूँ। तो कि मैंने उनको कभी इन राइटिंग रखा ही नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद जो है शादाब भाई, जो मैंने उस पर ठोंक पीट करके गज़ल कही है, वो इतनी कूड़ा थी कि उसका तो एक मिसरा भी मुझे नहीं याद है। अच्छा, मैंने साल भर शायरी की, क्या शायरी का ऑब्जर्वेशन किया, अच्छा। किसी को सुनाना, न कोई महफिल न कुछ। मैं जानता ही नहीं था कि शायरों की वो अंजुमनें होती हैं, बज़में होती हैं, और उसमें नशिस्तें होती नशिस्तें हैं, होती हैं। और उस्ताद होते हैं जो इस्लाह वगैरह का। ये सब कल्चर से मैं बिल्कुल नावाकिफ़, जो समझ में आया लिख दिया। लेकिन वो मुशायरे सुनते सुनते 1 साल में मुझे इतनी तमीज़ अल्लाह ने दे दी थी कि मुझे साल भर के बाद अपनी ही शायरी कूड़ा लगने लगी। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि अगर ये मुझे नहीं अच्छी लग रही तो दुनिया में किसको अच्छी लगेगी। जी जी। तो उसमें कहीं कहीं 2-4 शेर मुझे अच्छे लगे, वो मैंने निकाल के किनारे लिख लिया, और बाकी सब लपेट के एक जगह महफूज जगह रख दिया। अभी भी है वो। अच्छा। कभी कभी अपने आप से अपना मज़ा लेना होता है, तो वह रात वक्त में निकाल के वो काफ़ी पलटता हूँ, देखते हैं। देखता हूँ कि क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं। मज़ा आता है पढ़ के उसे। तो इस तरह से जो है फिर वो साल भर के बाद फिर जो शायरी हुई उसमें ज़्यादा काट छाँट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और शेर अच्छे होते गए लोगों के हिसाब से। मुझे एक दोस्त मिले साल भर के बाद, सीनियर्स। एक नशिस्त हुई मेरे मोहल्ले में, तो इस तरह एक साहब थे, तो उनसे वो मुझ तक पहुँचे, तो वो उसमें उन्होंने मुझे जोड़ा। तो उसमें उन्होंने मुझसे कुछ शेर वेर सुने नशिस्त से पहले। तो उन्होंने कहा कि यार आपके सोचने का ढंग यहाँ कलीम सूफ़ी से बहुत मिलता है, अच्छा। तो मैं आज रात आपके कलीम सूफ़ी से मुलाकात करवाता हूँ। तो कलीम सूफ़ी मुझसे मेरा ख्याल है 10-12 साल बड़े रहे होंगे। वो आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे फ़नकार, बहुत अच्छे शेर कहते थे। फिर उनका साथ मिला तो हम दोनों नए शेर एक दूसरे को सुनाते थे, सुनाने लगे। और दोनों के हक था किसी का शेर फड़वा के फेंकवा देते कि हटाओ कूड़ा के। अच्छा। तो इस तरह से कि वो जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता होता है वो किसी से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
मेरा वो दोस्त बहुत काफ़ी था। तो वो दोनों को ये हक था कि अगर सूफी भाई ने कोई शेर कहा तो उन्होंने कहा यार कुछ जम नहीं रहा। तो अच्छा, यहाँ तो अब सूरत हाल ये है, ये देखने में आता है कि किसी को अगर हम कह दें कि आपका शेर अच्छा नहीं है तो नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, तो वो दरअसल वो उससे जबकि आपका एहसानमंद होना चाहिए। एहसानमंद ऐसा होना सही चाहिए। बात है बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को शेर ही नहीं सुनाता। मुझे याद है एक बार मेरी कृष्ण बिहारी नूर से मुलाकात हुई, जी। तो उनसे किसी ने बताया कि यार ये आप जिस बच्चे को 1 घंटे से आते जाते देख रहे हैं वो अच्छे शेर कहता है। उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा तो मुझे पानी थोड़ी देर के बाद देते रहना। तो मैं जा के पानी थोड़ी देर में अच्छा। गिलास दे आता था। इस दरमियान किसी ने बताया कि जो पानी लेके आता है शेर वो अच्छा कहता है। एक बार मैं गया तो उन्होंने बजाय गिलास पकड़ने मेरा हाथ पकड़ के बैठो। तो कहने लगे ये मुझे पता चला कि जियाउद्दीन बता रहे हैं कि तुम शेर वो अच्छे कहते हो और ये झूठ नहीं बोलते, शेर सुनाओ। तो हमने कहा अच्छा देखिए कांग्रेसी दाद न दीजिए तो शेर सुनाए। ये मेरा जुमला था उसमें। अच्छा जुमला था। अच्छा उस वक्त हम लोग कांग्रेस से बड़ा खफा भी थे भाई। हम्म। 6 दिसंबर और ये सब हालात देखे थे। तो हमने कहा देखिए किसी गलती पर चांटा मारने का जहन हो आपको तो मैं शेर सुनाऊंगा। तो उन्होंने सुनाया, उनको कुछ शेर बहुत खुश हुए, बड़ी दुआएं दी उन्होंने। बल्कि वो एक मतला उन्होंने इतना इतना नवाज दिया उस पर कि वो मतलब मेरी शिनाख्त बना बाद में। जी, क्या मतलब है? वो था कि कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, हम्म। गुरूर ये है कि कागज़ पर फन फन उतारते उतारते हैं। हैं। वाह। जी जी जी। तो अच्छा शेर। 7-8 बार जो है वो उन्होंने मुझे रिपीट करवाया। 3-4 बार जब हो गया तो मैंने अच्छा देखिए कोई कमी हो तो बता दीजिए मुझे, मुझे अंदर से घुटन सी हो रही। तो कहे नहीं बेटा मैं तो मुस्तकिल ये सोच रहा हूँ कि एक पूरी ज़िंदगी मेरी शायरी में गुजर गई, ये हम लोगों को कहना चाहिए था, यही तो असल है, यही घुटन है जो हाँ, लोगों से शेर कहलवाती है। कहलवाती है, सही तो बात है। तुमने जो कह दिया वो बहुत अच्छा है, फिर से पढ़ो। तो 7-8 बार मुझसे पढ़वाया। तो ये अल्लाह का करम रहा कि अच्छे लोगों से मुलाकातें रहीं और हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिला। और शायद मेरे अंदर कुछ था, एडॉप्टर ज़्यादा था। जी जी। तो जो भी मिला उससे कुछ न कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश की। अच्छा, आपके जी ये ब- आपके साथ ये मामला भी रहा कि आपके अशार जो है वो इतने मशहूर हो जाते हैं कि वो या तो नामालूम शायरों के साथ जुड़ जाते हैं या मालूम और मशहूर शायरों के साथ जुड़ जाते हाँ, हैं। किसी ने कहा कि अच्छे शेर आवारा हो जाते हैं। जी जी। तो अच्छे अशार की वाकई ये बदकिस्मती है। ऐसा ऐसा कुछ छः वाकया सुना दिसंबर है? 6 दिसंबर से आप मुझे याद आया कि एक हाँ, वो आपका। दरअसल उस ज़माने में जब 6 दिसंबर को तो दोपहर में ही हम लोग कर्फ्यू की जद में आ गए थे। जी जी। तो वो जो 7 दिसंबर 8 दिसंबर में जो शायरी हुई उसमें एक गज़ल हुई थी। तो उसके कुछ शेर बाद में छपे होके। तो वो हमारे यहाँ प्रतापगढ़ का एक बड़ा नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी, जो वो जी आजकल काफ़ी मशहूर है। आजकल उस सियासी तौर पे काफ़ी मशहूर हाँ, है। अपनी शुरुआत से ही अलग अलग ढंग से मशहूर रहा। तो वो उसको अच्छे लगे कहीं से, तो उसने ट्वीट कर दिया जी। उस गज़ल के 2-3 शेर। तो अब वो इमरान साहब की क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी बहुत है, ज़्यादा है। बिल्कुल लातादाद मामला है इनका। तो वो फैल गए ज़्यादा। तो अब फैल गए तो ज़्यादा लोगों में चले जाएंगे तो सब कहाँ याद रखेंगे कि शायद जमाल का है कि इमरान इमरान प्रतापगढ़ी का प्रतापगढ़ी है। का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे किसी दोस्त ने कहीं से स्क्रीनशॉट लेके भेजा तो उन अशार के नीचे मुनव्वर राना साहब का नाम लिखा था। तो मुझे खुशी हुई कि मतलब अगर मेरे खुद इमरान एक बार ये जो कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन, ये मतलब जो है इमरान ने मेराज साहब के नाम से ट्वीट कर दिया था। अच्छा, तो फिर मैंने बाद में बताया था तो उसकी तस्वीर हुई। तो ये होता है वो ये। कौन से शेर थे, कुछ याद है आपको अभी? हाँ, वो एक गज़ल थी जिसमें इत्तेफाक से एक शेर 6 दिसंबर की मुनासिबत से और उन हालात की मुनासिबत से आ गया था। तो उसका मतलब कुछ यूँ था शायद कि तूने बख्शे हैं जो आज़ार कहाँ रखूँगा, अच्छा। अब ये टूटे हुए मीनार कहाँ रखूँगा, जी और सर उठाने की सकत छीनने वाले मुझसे जी। अब जो देगा कभी दस्तार कहाँ रखूँगा। वाह।
اور یہ آپ کا کتب خانہ دیکھ کے تو وہ شعر مجھے جب سے آیا تب سے مجھے یاد آتا تھا کہ میرا گھر ہے کہ کتابوں سے بھرے ہیں کمرے، واہ سوچ اس میں بھلا ہتھیار کہاں واہ رکھوں گا، واہ بہت خوب. اور اپنے بچوں سے ہر ایک زخم چھپا لوں گا مگر جی 6 دسمبر تیرے اخبار کہاں رکھوں گا. ہاں بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ حالانکہ میں نے شاعری میں کبھی یہ ہمیشہ کوشش کی کہ کوئی شعر کسی پیریڈ سے بندھ کے نہ کہا جائے، جی. لیکن اب یہ تاریخ کی وجہ سے بندھا. اور تو آپ لوگ وہاں تھے بھی، فیض آباد میں تھے، وہ اور سب ہمارا بہت جھیلا آپ قریب لوگوں نے ہاں، قریب تھے آپ لوگ. تو اس قدر وہ جذباتی لمحات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں زندگی میں، تو وہ سب اس میں تھے. تو وہ عمران کی وجہ سے، میرے شعر کی وجہ سے نہیں، عمران پرتاپ گڑھی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے. چلو انہوں نے آپ کو کریڈٹ بھی دیا اس کا کہ یہ شعر ہاں، شاہد جمال صاحب کا ہے. عمران کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور عمران کو میں دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اس نے ایمانداری سے ایک کلپ کسی دوست نے جی مجھے جی. بھیجا تھا، تو جے این یو میں کہیں اس نے پڑھا، تو اس نے یہ کہہ کے پڑھا کہ شاہد جمال دیکھیے بھائی، میں مطلب عمران پرتاپ گڑھی کی اچھی بات یہ بھی اس واقعے سے سامنے آتی ہے کہ عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اشعار ٹویٹ کرتے ہیں، ہاں دوسروں کے نہیں کرتے نہیں ہیں. کرتے. نہیں، تو عمران عمران پرتاپ صاحب گڑھی نے نے بہت سے لوگوں کے اشعار جو ہے جو اس وقت کے لحاظ سے یا لحاظ سے کسی تھے. پیریڈ کے لحاظ سے موزوں لگے، تو اس میں کوئی بلا شبہ اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. جی جی. وہ ہمارے خراب اگر 2 مصرے ٹویٹ کر دے گا تو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائیں جاتے گے. ہیں. صحیح بات ہے. تو اس حساب سے میں احسان مند ہوں اس کا، اور میرا چھوٹا ہے تو میں اسے دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اللہ اس نے جو بھی مشن بنا رکھا ہو اپنی زندگی کا، اللہ اسے کامیابی دے. اچھا، مشاعرے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ فیض آباد میں یا آس پاس جو ہوتے ہیں؟ مشاعروں کا تو معاملہ جو ہے فرحان بھائی ایسا ہے کہ جیسے جب آپ کوئی بھی کام سوچتے ہیں تو اس کی انتہا آپ کے ذہن میں رہتی ہے. جی میں کیونکہ مشاعرے کے ادارے سے ہی شاعری سے جڑا، تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ کل کا میں راحت اندوری ہو جاؤں گا، کل کا میں راج فضاوتی ہو جاؤں گا. اور شروعات میں میں ترنم میں بھی پڑھا میں نے، اچھا. تو مجھے لگتا تھا کہ ایک دن میں بہت مشہور ہوں. لیکن جب وہ یہ سفید چاندنی اور گاؤں تکیوں کے درمیان جب جانا ہوا تو پتہ چلا کہ بہت غلیظ لوگ بھی اس میں ہیں. واہ، یہ آپ نے اچھی سچائی جرات کی سچائی. اور سچائی دل ٹوٹا جی کہ ایسے تمام لوگ جن کی شاعری پڑھ پڑھ کے ہم لوگ شاعر ہوئے، شاعری سن جی. کے، جن سے انسپائر ہو کر کے، انسپائر. جن کے شعر، جن کے مصرے آج بھی یاد ہیں. جی ہم نے بہت سے اپنے اساتذہ کے اشعار کو اپنی زندگی بنایا. جی. جیسے معراج صاحب کا ایک شعر ہے کہ کسی کا دل جو دکھائے میری زباں یارب، تم مجھ فقیر کو توفیق بے زبانی دے. واہ. تو اس طرح وسیم صاحب کے بہت سے شعر ہیں جن سے ہم نے اپنی زندگی کی تربیت کی. جی اور ان تمام لوگوں نے میرے شعر سنے تو پھر پیٹھ بھی تھپ تھپائی، مجھے دعائیں بھی دی. لیکن میں افسوس تو نہیں ہے مجھے، کیونکہ اللہ سارے انتظام کرتا ہے، مجھ سے کیا کام لینا ہے اس کو وہ جانے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے جو امید کر رکھی تھی اپنے سینئر سے کہ وہ مجھے کہیں پش کریں گے، کہیں مجھے متعارف کروائیں گے، اس سلسلے میں سب -0 ثابت ہوئے. زیادہ تر لوگ، ایک لوگ ایسے ہیں جن کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا. میرے دوست ہیں اتل اجنبی صاحب گوالیئر میں. انہوں نے مجھے گوالیئر میں اس وقت متعارف کروایا جب انہوں نے مجھے شعر پڑھتے بھی ڈائس پہ نہیں سنا تھا. اچھا. تو خالی رسالے میں پڑھا تھا اور کہا کہ نہیں شاہد کو آنا چاہیے. تو میں گوالیئر کو ایک بار گیا اور اچھی ٹیم میں پہلی بار بشیر بھٹ صاحب اور راحت، معراج صاحب، یہ سب اس میں تھے، منوران وغیرہ، اور اچھے شعر سننے والے ہیں وہاں. بلکہ مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اتل بھائی نے بتایا کہ یہاں جو ہے سیاست، مندر، مسجد یہ سب نہیں ہے، خالص شاعری سنتے ہیں. تو اچھا لگا، وہ بہت اچھا ماحول ہے وہاں. یا میرے بڑے بھائی ہیں واصف فاروقی صاحب، جی جنہوں نے بے لوث چھوٹے بھائی کی طرح پوری زندگی، آج بھی جو ہے مجھ پر کوئی تکلیف کا لمحہ آئے تو سب سے پہلے واصف بھائی جانیں گے.
कोई खुशी का लम्हा है तो पहले वासिफ भाई जाने। इस तरह दो एक बड़े लोग भी मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिले कि वो अल्लाह जाने ऐसा लगता हो कि यार ये शायरी तो कहीं से हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जी या ये सोचा हो कि ये शायरी किसी काम की नहीं है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों बातें हो सकती हैं। तो वो कल्चर नहीं है हमारी पिछली जनरेशन ने। मैं जसारत करूँगा ये कहने की कि लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मुशायरे के स्टेज का इस्तेमाल किया। किसी ने मुशायरे के स्टेज को कैसा रहना चाहिए इस तरफ तवज्जो नहीं। तवज्जो नहीं। सही बात है, बिल्कुल। ना तो सामईन की तरबियत की गई। हम नशिस्तों में गए तो साहब बैठे हैं तो सीनियर कोई पढ़ रहा है तो उठ के सामने से नहीं जा सकते। ये नशिस्तें नहीं, पहले मुशायरों में भी ये सब था। मैंने यही साबुल सिद्दीक के मुशायरों में देखा है कि जो शायर जिस जगह आके बैठ गया तो पूरी रात उठा ही नहीं। अच्छा। शायद कोई बुजुर्ग रहा हो जिसको पेशाब वगैरह की हाजत हो तो भले 2 मिनट के लिए चला जाए। आज आप देखिए किसी डाइस पे देखिए तो बिल्कुल उधमबाजी से रहती है। एक आदमी एक जगह बैठ ही नहीं सकता, आज आके उनके बगल बैठेगा। पहले एक कल्चर नहीं था। बिल्कुल। तो हमारे असातिज़ा को इस पर ध्यान देना, हमारे सीनियर्स को ध्यान देना चाहिए था। तो शायरी तो बढ़ी, शायरी क्योंकि किसी इंसान की मरहून मिन्नत नहीं है, शायरी तो अल्लाह का एक करम है। जी जी। जिस पर नुज़ुल होगा शायरी होगी, तो वो होती रहेगी। लेकिन यह है कि मुशायरा ख़राब हुआ। नहीं, वो तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत जवाल पजीर है मुशायरा तो आज तक में। आप नस्र भी अच्छी लिखते हैं, हमने सुना, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सवाने वगैरह कुछ लिखेंगे तो उसमें काफ़ी जिक्र आएगा इस चीज़ का। हाँ इंशाअल्लाह। वो तो यह है कि वो उस कैफियत में जो कुछ याद आता गया लिखा अच्छा, जाएगा। आपका पहला शेरी मजमू अपना शाहिद में गालिबन पहला शेरी मजमू हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से यह है पहला। तो कब शाये हुआ था? और ये 89 अभी जो है 2019 में ये आया। जी जी। इसको उन लोगों ने छापा है एजुकेशन एजुकेशनल इसका नाम जो है उन्वान अपना शायद में हाँ, काफ़ी। इसका क्रेडिट भी वासिफ भाई को जाता है। हाँ। मैंने इसका नाम सोच रखा था, क्या था वो, सुलगती खामोशियाँ। अच्छा। तो वासिफ भाई से दरअसल मेरे इस तरह के ताल्लुकात हैं, कहीं कोई पर्दा नहीं है। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि भाई आप इस जून की छुट्टी में आप कुछ ऐसी तारीखें मुझे बताइए जिसमें आप अकेले हों घर पर। तो मैं वो सारा मसूदा लेके आऊँ, दोनों आदमी एक बार शुरू से आखिर तक पढ़ लिया जाए तो कोई ये ना रहे कि कोई बड़ी कमी रह जाए। छोटी मोटी कमी रहना भी चाहिए, अल्लाह मियाँ की किताब तो है नहीं। आदमी की किताब है तो कुछ गलतियाँ भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन पे पूछा कि तुमने नाम क्या रखा? उन्होंने कहा सुलगती खामोशियाँ। तो मैंने ये क्यों? तो मैंने कहा इसलिए कि खामोश रह के सारी ज़िंदगी सुलगा हुआ है। अच्छा। तो कहने यार बड़ा अफसानवी नाम है, इसका नाम बदलो। तो हमने क्या रख दिया? कहने लगा अपना शाहिद में। तो मैंने कहा डन। और वाकई इससे बेहतर अच्छा नहीं। नहीं, नाम बहुत बहुत यूनिक अच्छा है नाम। आप अच्छा एक दूसरे को क्या बोलते हैं। तो ये इसका सेहरा जो है वासिफ भाई के सर है, ये वो वासिफ फारूकी साहब ही थे। तो बल्कि मजाक भी होता है, मैंने कहा आपने ऐसा नाम रख दिया कि दूसरे मजमूए के लिए दिक्कत है। तो कहने लगा क्या हुआ? हमने कहा दूसरे क्या रखेंगे? तो कहने अपना शाहिद फिर मैं। तो काफ़ी पुरमजाक इंसान है, ये अच्छा है। बहुत मुखलिस आदमी है। अच्छा, शायरी में आप किससे इंस्पायर हुए हैं? शायरी में सच पूछा जाए तो मैं मेराज साहब से इंस्पायर रहा। जी। और उसकी वजह यह है कि उनकी जो शायरी है और उनकी जो ज़िंदगी है वो एकसा है। अच्छा, तजाद नहीं है। तजाद नहीं है। मेराज साहब ऐसे आदमी नहीं कि शायरी में कुछ है और ज़िंदगी में कुछ है। तो आम तौर पर जो वो पुरानी कदरों के इंसान थे, एक तो उन्होंने अदब आलिया जो है बहुत गहराई से पढ़ा था। उस ज़माने में पढ़ा जाता था, अब तो यह है कि पढ़ना है ही नहीं है। तो उनका बचपन जिस माहौल में गुजरा था उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है। तो उन्होंने अब वो अल्लामा इकबाल वगैरह की नज़में यूँ धड़ पढ़ते थे। जैसे जैसे मालूम पड़ता है सब टेप है बिल्कुल।
تو وہ پرانا کلچر اور پرانی تہذیب جو ہے ان کے یہاں بالکل وہ اسی میں ٹوٹتے بکھرتے رہتے تھے کہ جس آدمی نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں ٹھیک کی ہیں اب وہ نئی نسل اس طرح کی نہیں اسے دکھائی دے رہی تو اس کو وہ جس گھٹن کا شکار ہوگا تو وہ چیزیں ان کے مجموعے میں دکھائی دیتی ہیں. بالکل بالکل. تو میں اور دوسری چیز ہے کہ بہت مخلص انسان تھے. جس سے ملتے تھے ہر آدمی اس غلط فہمی کا شکار ہوتا تھا کہ معراج صاحب سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. تو میں نے بلکہ کہیں لکھا ہے کہ صاحب میں انہی کا کوئی مضمون لکھا تھا تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ ایک زمانے تک میں اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ معراج صاحب کا مجھ سے بڑا کوئی بھتیجا نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں مشاعروں میں تھوڑا بہت نکلا پلا کہیں تو پتہ چلا کہ میں ہر شہر میں میرے جیسے 2-4 بھتیجے ان کے گھوم رہے ہیں. تو بہت پیار سے ملتے تھے سب سے. اور خالی یہ نہیں کہ بھی آپ سے ملتے تو بہت سے لوگ مل کے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے شاعر ہیں وہ پتہ چلا آپ کا نمبر ہے تو کل پھر آپ کی خیریت بھی پوچھیں گے, آپ کے بچوں تک کی خیریت پوچھیں گے. اور نام سب کے یاد رہتے تھے. بیٹا آج کل کون سے اسکول میں ہے, کیا پڑھ رہا ہے. ان بچوں سے پھر پڑھائی لکھائی کی ایک تو وہ اندر سے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انگریزی بہت اچھی تھی ان کی. میری بیٹی ایک بار ایک ہفتے کے لیے میرے گھر پہ تھے تو سب سے زیادہ اس بات پہ خوش تھے کہ میں نے میری بیٹی کو پڑھایا اور میرے گھر میں انہیں کوئی انگریزی بولنے والا مل گیا. اچھا. تو وہ دونوں اپنا بھیڑے رہتے تھے, ہم لوگ بیوقوف کی طرح تماشا دیکھتے تھے. بیٹی آپ کی مطلب کیا کر رہی ہے, کہاں تک پڑھی ہے؟ اس نے ہوم سائنس سے گریجویشن کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ اسی شعبے سے جڑ گئی. پھر وہ اس نے MSc کیا, PhD کیا. اچھا. اس وقت وہ ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے فیض آباد میں ہی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اچھا. اس میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ ہوئی ہے. جی. آپ بھی پرنسپل ہو گئے ہیں کسی اسکول میں؟ ہاں, پھر میں نے اپنی یعنی ایک پڑھائی بڑی کا ایک عجیب ایک ہے کہ بات ہے کہ آپ ایک ہم مطلب راستے پہ راستے رہنا, سو رہے کپڑے ہیں. بیچنا. آج اچھا ایک اسکول وہ کے دراصل پرنسپل یہ ہیں. ہوا کہ جب میں یہاں سے لوٹ کے گیا نا بھائی اور سلائی ولائی کر رہا تھا, پھر دوبارہ یہ شاعری کی وجہ سے پڑھائی ولائی شروع کی آپ نے. تو یہ تھا کہ یار اگر اچھے شعر کہیں گے تو کسی پوسٹ پہ ہونا چاہیے, اس میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پڑھو تو نوکری وکری ملے. تو پھر وہ 92 میں جب ہمارا MA ہوا, 94 میں ہمارے یہاں وہ اردو ٹیچرس کی جگہ ہر نکلی. جگہ نکلی تھی. اس میں ہم نے شاید ملائم سنگھ ہاں, یادو کے وقت میں وہ. اس میں ریٹن ایگزام تھا, وہ کوالیفائی ہو گیا, ہم آ گئے ٹیچنگ میں. تو وہ پھر وہ اس وقت تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھے کسی ضلع کا DM بنا دیا ہے. 1920 روپیہ پہلی تنخواہ تھی. اچھا. اس سے پہلے 1920 کا تصور ہی نہیں تھا. تصور ہی نہیں تھا. تو اس طرح لائف چینج ہوئی. اور اس وقت بھی ذہن میں یہ تھا کہ جب شادی وادی نہیں ہوتی تب بھی سوچتے تھے یار کل کو ہماری شادی ہوگی, بچے ہوں گے, تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ کیسے پڑھیں گے. مجھے ایک کسی شادی میں انور جلال پوری صاحب کا ایک شاگرد ملا. انور صاحب بہت اچھے استاد بھی تھے, انگریزی کے ٹیچر تھے, انگریزی کے لیکچرر تھے ایک انٹر کالج میں. تو اس شاگرد نے ان کو بتایا کہ صاحب ہمارے یہاں مار صاحب ہر سال بچوں کو ایک بات بتاتے ہیں. اچھا. تو اس کے توسط سے مجھ تک بھی پہنچی. میں نے اس کو گرہ باندھی بالکل. اس نے بتایا کہ صاحب مار صاحب بتاتے ہیں بچوں سے کہ دیکھو تمہیں جتنا پڑھنا لکھنا تھا, جس کالج تک آنا تھا تم آ گئے. اب اگر یہاں رہ کے بھی تمہیں پڑھنا ہے تو دن رات یہ سوچو کہ کل تمہارے بچوں کا بھی اسکول یہی رہے گا. اگر یہ چیز ابھی سے ذہن میں بٹھا لو گے تب شاید تم کچھ پڑھ لکھ لو گے. بہت اچھی بات. تو میری پڑھائی کے درمیان میرے ان بچوں کی پڑھائی ذہن میں گھر کر گئی تھی جو تب پیدا بھی نہیں ہوئے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہم لوگ کچھ حساس پیدا ہوئے, کچھ اسی طرح کے ماحول میں رہے. یہ جب 6 دسمبر وغیرہ کے جب واقعات ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت سے مسائل آئے تو اس وقت بہت سا سدھار اپنے اندر کرنا چاہیے تھا اس قوم کو, جو نہیں کیا. مجھے بھی غصہ تھا, ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ایک چیز سے ہم جڑے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ تو تکلیف تو ہوگی. لیکن اس دن میں نے ایک اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کی, اس وقت یہ میری بیٹی جو ابھی پروفیسر ہوئی ہے یہ 2.5 مہینے کی تھی. اچھا.
उस वक्त मैंने तहैया किया था कि आज के बाद इस घर में कोई फालतू काम नहीं होगा, कोई पार्टी, कोई दावत, कोई बर्थडे, ओहो। ये वो। मैं जो कुछ करूँगा, तब मैं सिलाई का ही काम करता था। जी तो इस बेटी को या और जो बच्चे हुए, सिर्फ उनको पढ़ाने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक मुफक्किर का एक वो मजमून मैंने पढ़ा था, तो उसका लुबाब ये था कि सिर्फ तालीम एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल जो 20-25 बरस में किसी घर की, किसी मोहल्ले की, किसी शहर की या किसी दुनिया की ज़िंदगी बदल सकती बदल है। सकते हैं, जी, सही जी। बात। बेशक। तो वो उसका इन सब के नतायज देखे मैंने कि भाई 25-30 बरस में। आपने अभी जिक्र किया बाबरी मस्जिद की शहादत का, और बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन देखिए, अफसोसनाक बात यह है और गमज़दा कर देने वाली कि कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ, बहुत मशहूर बात है ये कि इकरा जो आयत अल्लाह ने उतारी, हाँ, वो पहले ही लफ्ज़ इल्म के लोगों ने ताल्लुक नहीं से पढ़ा। है, इल्म के ताल्लुक से है। भाई पढ़, पढ़, हाँ। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? अच्छा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कहा कि इल्म का सीखना जो है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है, हाँ लेकिन हम सिर्फ नमाज और रोज़ों को ही फ़र्ज़ समझते हैं, इल्म को फ़र्ज़ नहीं समझते हैं। सही बात। भाई, यहाँ तक कहा भाई, अगर इल्म का सबसे बड़ा मरकज़ तो हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरकत थी। जी बेशक, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इल्म हासिल करना है तो मुश्तक आओ। मुश्तक आओ, बिल्कुल उनका सही इल्म हासिल करना है तो चीन तक का हाँ, सफ़र करना चीन- पड़ेगा। ये एक अलामती शहर उन्होंने बताया, बताया। क्योंकि उस वक्त भी चीन का सफ़र तरक्की बहुत याफ्ता, हाँ, बहुत वो मुश्किल था। मुश्किल था और चीन तरक्की में कौन याफ्ता से था। मुसलमान थे हाँ, जिनके हाँ, पास कौन सा आलिम वहाँ बैठा हुआ था? बैठे थे आप? ये तरक्की याफ्ता शहर रहा होगा। नहीं, और कौन सा इल्म के मुसलमान हिसाब था? से, टेक्निकल हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से, जाइए इसका वहाँ पे। मतलब कि इल्म के साथ हुनर की हुनर ज़रूरत की थी। ज़रूरत है, हाँ, इसलिए किसी से भी हुजूर ने- इल्म किसी से भी हासिल किया हासिल जाता किया है। जा सकता है। इसलिए ये भी हुजूर ने ये कहा कि अगर आपको चीन तक का भी सफ़र करना पड़े तो उससे गुरेज न कीजिए, खैर, यानी इस इंतहा तक जाइए। बाबरी मस्जिद के बाद तो बहुत सी चीज़ें इस देश में हुई है। सूरत का वाक़या हुआ है, हाँ, गुजरात का यही जो बॉम्बे वाक़या का है, ही हुआ। बॉम्बे का वाक़या, वैसे उससे- बहुत से वाक़यात होते हैं और वो हाँ, हमारे लोग आज भी वहीं पे हैं। कहीं किसी चीज़ में मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे आदमी को ये खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि हम में क्या कमी है। दूसरों के ऐप ढूंढने से थोड़ी हम सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे। हमारी कमियां तो जब दूर होंगी जब हम अपनी कमी खुद तलाश करेंगे। बेशक। अभी मैं बताऊं, मेरे घर के सामने एक परवेज़ भाई हैं, उसका काम करते हैं कारपेंटर का। जी उनकी बीवी, हम लोग भाभी कहते हैं, घर आने जाना है। उनकी बेटी की शादी थी। वो ये है कि खाते पीते लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं हैं, मजदूरी करते हैं। उनकी बेटी की शादी में इतने बाराती आ गए कि हम लोग उसके मुंतजिम थे, और नाश्ता और खाना ये सब मैनेज करने में हम लोगों की सांस फूल गई कि अगर वो ज़रा सा ध्यान न दिया जाता तो बेइज्जती हो बेइज्जती जाती। हो जाएगी। ये ख्याल आखिर इसमें कोई आरएसएस या कोई मोदी या कोई योगी थोड़ी है। सही बात है, बिल्कुल। इसके तो गुनहगार हम खुद हम हैं। खुद है कि ये ख्याल हमको आया। किस डॉक्टर ने बताया कि आप 100 बाराती तय? पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं कॉन्सेप्ट है। ही नहीं है। वहाँ तो एक मुश्तहिर होना है, 4 लोगों के दरमियान निकाह हो जाए। ऐसे तो कोई बात रहती है, 2 आदमियों में फैल जाती है पूरे शहर में, निकाह नहीं फैलेगा। चलेगा, सही बात है। तो ये जो कमियां हैं सामाजिक, ये जब तक इन पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक आदमी पढ़ाई लिखाई की तरफ राग़िब नहीं होगा। सही बात है, अच्छी बात, सही बात। अच्छा, कारोबार, लोग ये समझते हैं कि कारोबार के लिए आज कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है। आपका अपना भी, हमारा अपना कारोबार बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो हम बगैर पढ़े लिखे नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना पड़ेगा। ख़ास तौर से उधर यूपी वगैरह में तो बहुत पिछड़े हैं इस मामले में। 300-300 लोग बारात चले जाएंगे, 20-20 गाड़ी लेकर। जहेज और तमाम चीज़ें वहाँ बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिद्दत, बहुत जहेज और जहेज का दिखावा। दिखावा। अब वही भाभी जिनके बच्ची की शादी थी, तो एक पड़ोस का एक साहब का कमरा लिया था, उसमें वो जहेज वगैरह इकट्ठा हाँ, वो तो रखा जाता है एक दिन मुझे दिखाने के लिए। ले गए दिखाने के लिए। तो मैंने कहा इसमें कोई कमी उमी हो तो बताओ। तो बहरहाल वो जो कुछ हुआ मैनेज किया गया। तो वहीं भाभी ने कहा कि कल इसको यहाँ भेजने से पहले गली में लगाएंगे, तो ट्रक पर लाद के भेज देंगे। तो हमने कहा कि गली में किसके लिए लगाओगे? तो हमने कहा देखिए, हमने आपके साथ रहे हैं और हमेशा जो कहा आपने हमने माना। आप एक बात मेरी मान लीजिए। तो मैंने बताओ भैया,
तो हमने कहा गत्ते मंगवाइए, इसको पैक कीजिए इसी कमरे में, यहीं ट्रक लगवाइएगा कल, और कमरे से सीधे ट्रक में उसके बाद भेज दीजिए। तो पता नहीं किस वजह से उन्होंने मेरी ये बात मान ली, मुझे खुशी हुई। बाद में भाई परवेज भाई मिले तो कहने लगा शायद तुमने तो समझा दिया तो इसके समझ में आ गया। तो मैंने उनको फिर वो एक हदीस बताई वहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि एक अंग्रेज़ इसलिए मुसलमान हो गया था कि उसने एक छोटी सी हदीस पढ़ ली थी जी। वो ये थी कि एक साहब जो है हुजूर के पास आए और कहने लगा मेरा बच्चा एक हफ्ते से गायब है, दुआ फरमा दीजिए। तब तक किसी साहबी ने कहा वो तो फला बाग में बच्चों के साथ खेल रहा खेल है। रहा है। तो वो भागे, दुआ हुआ भूल गए कि हुजूर ने दुआ की कि नहीं की। तो हुजूर ने किसी को दौड़ा के बुलवाया उनको। उसने कहा देखो तुम एक हफ्ते के बाद बच्चे को देखोगे वहाँ लिपट मत जाना, और उसका बेटा कह के ना बुलाना, नाम लेके बुलाना। तो उसने अच्छा। कहा जी सरकार, कह के चला गया। तो साहबा किराम ने उससे पूछा कि आपने हुजूर ऐसा क्यों कहा? तो कहेंगे एक हफ्ते के बाद बच्चे को देखेगा तो जज्बात में लिपट जाएगा, और वो बच्चों के साथ खेल रहा है, उसमें बहुत से बच्चे यतीम भी होंगे, यतीम भी होंगे। जिन्होंने अपने बाप का मुंह भी नहीं देखा है। तो ये जब बेटा कह के बुलाएगा तो उनको एक तकलीफ हो तो सकती है। तकलीफ होगी। तो उस अंग्रेज ने सोचा कि जो मजहब जो है इतनी बारीक चीज़ें सोचता है, उस मजहब की क्या बात होगी। तो मैंने भाभी से कहा देखो दिखावे के लिए इतना इतना मना बिल्कुल किया, सही और है। आप इतना बड़ा कमरे का जहेज दिखाओगे। तो कल कहें- वो कहाँ? जाओ तकलीफ होगी बेचारे को। सही बात तो मैंने कहा इस गली से बहुत से ऐसे लोग हैं जो होंगे जिनके कॉन्सर्ट में डबल बेड है ही नहीं है ही नहीं है। तखत बिछा बिछा के बेचारे सो रहे सोते हैं। हैं। सोते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ऐसा मत करो। तो बहरहाल उन्होंने पैक करके भिजवाया। चलिए आपकी बातों से पता वो- चला कि एक आपने बड़ी दुनिया देखी और वो शायद आपके शायरी में भी उतर के आ रही है। वो वही है ही है जो शायरी के तवज्जुह से मैंने आज तक अरूज की कोई किताब नहीं पढ़ी, जी। समझे। बस मैं मशवरे अपने ख़ास दोस्तों से जो मुझे फ़ौरन टोक सकें, जी। समझे। वाह वाह करने वाले वाह वाह दोस्त करने मेरे वाले नहीं हैं। मैंने इस मामले में दुश्मन नुमा दोस्त पाल रखे हैं। वो फ़ोन में घुस के मारने नहीं वाले वो असल दोस्त, वही असल दोस्त। वही असल दोस्त हैं। तो इन लोगों के सहारे मेरी शायरी चल रही है, और मेरा कुछ ऐसा कोई शायरी में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन अब नहीं है। पहली किताब तो आगे, इसके बाद आपने क्या सोचा है? नस्र की किताब, हाँ काफी जिससे मज़ामीन बहुत आपने लिखे हैं। हाँ वो ज़रूरतन कभी ज़रूरत पड़ी, जैसे मेराज साहब पे कुछ लिखना था तो उनकी ज़िंदगी में एक मजमून लिखा था, फिर उनके इंतकाल के बाद एक मजमून लिखा था। अनवर साहब पे कुछ लिखा है, राहत साहब पे लिखा है, और बहुत से हैं जहन में, वो गर्दिश कर रहे हैं। थोड़ा फुर्सत मिले तो इंशाल्लाह लिखा जाए। शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर लिखा जाना चाहिए, शायर नहीं है, शायर नहीं है। तो ये सोचा है कि एक सब कुछ हो जाए तो एक मज़ामीन की किताब इंशाल्लाह आएगी। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत सी बातें जानने मिली शाहिद साहब। और कुछ अलग तरह से मतलब हाँ बातें हाँ भी इस बिल्कुल, महफिल थोड़ा में सा हुई। हट के भी बातें भी, थोड़ा सा आम डगर से हट के। जन तो अमूमन जो अदब पे बात करते हैं वो खालिस अदब पे ही बात करते हैं, अरूज पे बात करते हैं, फन पे बात करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा हट के दुनिया पे बात की, समाज पे बात ये की। बात जाहिर सी बात है, हम लोगों की शायरी है भी कोई दुनियावी शायरी है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब दुनिया को तो इस ढंग से देखना चाहिए कि भाई अल्लाह ने दुनिया बना के कोई गलत काम थोड़ी किया है माज़अल्लाह। सही बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुनिया सही। से इतना डराया जाता है कि अरे दुनिया के बारे में अरे भाई दुनिया के बारे में क्यों नहीं सोचें। दुनिया हमारी तरबियत गाह है, बेशक इस दुनिया से भाग के थोड़ी दुनिया में ले। दुनिया में नहीं। अच्छा, आपसे इतनी गुफ्तगू हो गई, और मतलब मेरे ख्याल से इस महफिल का इख्तिताम भी हुआ चाहता है। तो ये आपसे हम चाहेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए दो तीन शेर आप सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन क्या, मैं वो दो एक हमने दो तीन इसलिए कहा कि आपने पहले ही कहा कि हाँ, मैं कि शेर आमतौर पर शेर नहीं सुनाता हूँ, तो नहीं मतलब मैंने कुछ जिसारत की हाँ, आपसे दो तीन नहीं वो एक एक मतला एक शेर है, वो वही शेर सुनाना चाहता हूँ जो वाकई सारी शायरी की बुनियाद है। जी। बहुत से शेर सुनने से अच्छा है कि वो दो तीन शेर वाले। तो एक मतला है कि जो भी आता है फ़कत हासिल फ़न देखता है,
कौन मजदूर की आंखों में थकन देखता है, वाह, वाह। अच्छा है। और जिसको हालात ने पहुंचा दिया घर से बाजार, जी उसको क्या फिक्र कोई उसका बदन देखता है। हाँ बदन हाँ देखता हाँ, है, बहुत वाह। अच्छा, बहुत अच्छा। और वो एक गज़ल के 4-5 शेर हैं, वो सुन लीजिए जी। तो वो पूरी शायरी की बुनियाद हैं भाई। कि कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, जी गुरूर यह है कि कागज़ पर फन फन उतारते उतारते वाह, हैं। अच्छा है। हैं। सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी, जी सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी, वाह, ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं। वाह, हाँ हाँ, बहुत अच्छा शेर है, वाह। अच्छा है। और सियासत के हवाले से बड़ी शायरी होती है, एक दो मिसरे मेरे भी टूटे फूटे देखें कि सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके खाके वतन, वतन, जी वतन का कर्ज कहीं राहजन उतारते हैं, हाँ वाह। अच्छा है। वतन का कर्ज कर्ज कहीं कहीं राहजन राहजन उतारते उतारते हैं, और ज़मीं पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, जी ज़मीं पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, शमशीरें। तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं। वाह वाह। वाह, बहुत अच्छा अच्छा, है, बहुत अच्छा है, वाह। ज़मीं पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, अच्छा शेर तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं। है। वाह, उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज़, उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज़ खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं, वाह। हाँ हाँ, खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते अच्छा हैं। है। इस सिलसिले का आखिरी शेर है कि खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर, वाह। खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। वाह वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपके इन अशार से बहुत मुस्तफ़िज़ हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा है ना। आप एक मुख्तलिफ शायरी सुनने मिली, बहुत जी, जी। अच्छे। मैं भी और आप वाकई आप इसमें पूरा ज़िंदगी का निचोड़ हमें इस गज़ल में मिल गया। मैं भी शादाब भाई और फरहान भाई आप दोनों से मिल के मुझे तो समझ लिए कि मेरे टिकट के पैसे वसूल हो गए। नहीं, पैसे तो आपके जो मतलब वसूल हो गए हैं, वो हमारे जुबैर गोरखपुरी साहब से मिलने के बाद ही हाँ हुए हैं। हम उन्हें हाँ मिस यार, कर रहे, वो हमारे साथ होते तो और मज़ा आता। ये जुबैर भाई को हम चाहते थे कि इस वक्त वो इस महफिल मौजूद में हो, हाँ शरीक मौजूद। होते। नहीं, हम भी चाहते थे, मैं हाँ। चाह था कल हम चार ही बैठ के बात करें। तो लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्होंने अपने आप को बीमार कर लिया। तो चलिए, लेकिन ये है कि उनका खुसूसी शुक्रिया कि वो एक पुल का काम किया जी उन्होंने। बिल्कुल पूरा काम बिल्कुल, किया बेशक उन्होंने। बेशक। और आप दोनों ने तो वाकई जो है बहुत कुछ याद दिला दिया, और वाकई जिस मकसद के लिए हम आए थे वो जी, इस जी। 1 घंटे में हल हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका, नहीं नहीं, आपके चैनल का। आपका बहुत और शुक्रिया, मेरी दुआएं हैं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे अल्लाह अच्छी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज़ें फैलाने का एक क्या अच्छा ज़रिया है। जी जी जी, तो अल्लाह अच्छे काम लेता रहे आप इन दोनों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे शाहिद जमाल साहब जो फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का, और महसूस हुआ हम उनकी शायरी से भी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी कीजिए। और शाहिद साहब से अगर आप कुछ बातें करना चाहते हैं तो ज़रूर इनके वीडियो पे कमेंट करें, ये उनका ज़रूर जवाब देंगे। और आगे भी हम इसी तरह से आपके सामने इंटरव्यू लाते रहेंगे, एक नई शख्सियत के साथ, एक नई किताब के साथ। तब तक लिए शब्बा खैर। चलो।